जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी की जो बुक है दोस्तों, भारत और समकालीन विश्व एक, उससे रिलेटेड सवालों को देखने वाले हैं, वो भी चैप्टर बाय चैप्टर। फर्स्ट वीडियो में मैंने दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री के एससीईआरटी की जो बुक थी क्लास 9th और 10th, उसको मैंने कवर कर दिया है। वहाँ पर गलती से मैंने दोस्तों एससीईआरटी की जगह एनसीईआरटी शब्द का यूज किया, इसके लिए सॉरी। और ध्यान रखना है दोस्तों कि इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट जो हमारा अध्याय है वो है फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड, इससे सवालों को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट सवाल है दोस्तों कि लुई 16 फ्रांस की गद्दी पर कब आसीन हुआ? तो दोस्तों याद रखना है कि लुई 16 था, फ्रांस की गद्दी पर कब आसीन हुआ था? तो 1774 ईस्वी में। यहाँ पर मैं पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा दोस्तों, केवल आंसर बताऊंगा। पूरा डिटेल जो है आपको पीडीएफ में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि समय हमारे पास क्या है दोस्तों, काफ़ी कम है। ठीक है, चलिए। लुई 16 की पत्नी मेरी एंतोइनेट किस देश की राजकुमारी थी? तो याद रखना है कि लुई 16 की जो पत्नी थी मेरी एंतोइनेट, वो किस देश की राजकुमारी थी? तो याद रखना ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में विभाजित था? तो याद रखना है कि 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी जो समाज था वह 3 स्टेट में विभाजित था। याद रखना है कि प्रथम स्टेट में क्या था? तो पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट में क्या था? तो कुलीन वर्ग, और तृतीय स्टेट में क्या था? तो व्यापारी, कर्मचारी, वकील, कारीगर, किसान, भूमिहीन, मजदूर एवं नौकर इत्यादि थे। तो इंपॉर्टेंट ये सवाल है दोस्तों, इसको वीवीआई कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट है किस स्टेट के लोग कर अदा करते थे? तो याद रखना है सी, यानी तृतीय स्टेट के जो लोग थे वो कर अदा करते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कथन और कारण, कथन से रिलेटेड सवाल पूछा गया। कथन फर्स्ट है कि फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि फ्रांसीसी जो समाज था मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। दूसरा कथन है कि प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। तो यह भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रांस की पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। ये आपसे कहा जा रहा है, तो यह बिल्कुल सही है कि फ्रांस की पूरी आबादी में लगभग क्या थे? 90% किसान थे। जमीन के मालिक के रूप में किसानों की संख्या कम थी। तो यह भी बिल्कुल सही है कि जमीन के मालिक के रूप में किसानों की संख्या कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। तो यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। कुलीन एवं पादरी वर्ग को कुछ विशेषाधिकार जन्मान प्राप्त था, यानी जन्म से उन्हें यह प्राप्त था विशेषाधिकार। यह भी बिल्कुल सही है। किसान अपने स्वामी को सेवा करते थे, जिसके बदले उन्हें कर से मुक्ति प्राप्त थी। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें गलत दिया गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 इसमें सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, इसीलिए आपको अच्छे से इसको कवर करके जाना है, क्योंकि इसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि इससे बाहर भी कोई क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है टाइद सबसे तात्पर्य है। तो टाइट सबसे तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो इसका अर्थ होता है धार्मिक। धार्मिक कर को क्या कहा जाता था? तो टाइद कहा जाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ शब्द दिया गया सूची 1 में और दूसरे तरफ उसका क्या दिया गया है? अर्थ दिया गया। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था टाइड के बारे में। ठीक है, तो टाइड क्या था? तो चर्च द्वारा वसूला जाने वाला एक धार्मिक कर था, यह टाइड कहलाता था। याद रखेंगे आप लोग। फिर अगर हम बात करें लिब्रे, तो यह क्या था? फ्रांस की प्राचीन मुद्रा जो थी वो लिब्रे कहलाती थी। एस्टेट की बात करें तो क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज की यह श्रेणी थी। कितना एस्टेट था? तो यह 3 था, हम लोगों ने देख रखा है। और टाइल क्या था? तो टाइल याद रखना सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला जो कर था उसे क्या कहा जाता था? टाइल कहा जाता था। तो ए का क्या हो गया? ए का 3 हो गया दोस्तों, बी का 4 हो गया, सी का 2 हो गया और डी का क्या हो गया दोस्तों? 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 2, 1। किस ऑप्शन में है? तो यह है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ कथन दिया गया, दूसरा तरफ कारण दिया गया। कथन है हमारा कि टाइल जो कि प्रत्यक्ष कर था के अलावा नमक और तंबाकू जैसी
रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर भी लगाया जाता था। कारण इसका दिया गया है कि इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। आपको बताना है कि सही क्या है, तो सही क्या है दोस्तों, तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है कि निम्नवत कथनों पर विचार कीजिए। कथन है हमारा कि फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ से बढ़कर 1789 में 2.8 करोड़ हो गई। कारण इसका दिया गया है परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग में बढ़ोतरी हुई। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सत्य है, और कारण जो है दोस्तों कथन की क्या कर रहा है, सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य आपको पहचानना है, तो याद रखना है कि 17वीं शताब्दी में मध्य वर्ग नामक एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें गलत दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जॉन लॉक ने अपनी किस पुस्तक में राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया है। इंपॉर्टेंट सवाल है और यह VBI सवाल भी है दोस्तों, याद रखना है। तो जॉन लॉक की पुस्तक का नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने क्या किया है, मतलब क्या उल्लेख किया है, राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का जॉन लॉक के द्वारा इसमें खंडन किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये भी VBI सवाल है दोस्तों, याद रखना है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज के नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो मॉन्टेस्क्यू जो है दोस्तों इसके लेखक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटेन के कितने उपनिवेश थे, तो याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नवत कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण से रिलेटेड सवाल है। कथन है हमारा कि फ्रांसीसी समाज में दार्शनिकों के विचारों का पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। कारण इसका दिया गया कि पुस्तकें एवं अखबार क्रांतिकारी गतिविधियों एवं सामाजिक कार्यों के विषय में जन जागरूकता का कार्य करती थी। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कथन और कारण जो है दोस्तों इसमें दोनों सही हैं, तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है लुई 16 द्वारा पुनः कर में वृद्धि किस कारण से की गई थी, तो लुई 16 के द्वारा पुनः कर में कारण जो वृद्धि की गई थी वह राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, तो वह है क्रांति की शुरुआत से रिलेटेड सवाल। आइए इससे रिलेटेड सवालों को देखते हैं। सवाल है कथन और कारण से रिलेटेड। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। कारण इसका दिया गया कि इसके लिए उसे एस्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा से अपनी मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सत्य, तथा कारण कथन की क्या कर रहा है दोस्तों, सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है ए स्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की अंतिम बैठक कब बुलाई गई, तो इसकी अंतिम सभा जो है दोस्तों 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए स्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा एक राजनीतिक संस्था थी। इसमें प्रथम एवं द्वितीय एस्टेट के प्रतिनिधि शामिल थे। इस संस्था की बैठक बुलाने की जिम्मेदारी सम्राट पर थी। इसकी अंतिम बैठक जो है हुई थी, कब हुई थी, इसकी अंतिम बैठक 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और क्या क्या सही है दोस्तों, इसमें याद रखना है कि ए स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी, यह सही है, और इस संस्था की बैठक बुलाने की जिम्मेदारी सम्राट पर थी, यह भी सही है। इसमें शामिल प्रथम एवं द्वितीय स्टेट के प्रतिनिधि शामिल थे, यह स्टेटमेंट इसमें क्या दिया गया है, गलत है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने नए करों के प्रस्ताव के लिए ए स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई थी, तो यह बैठक बुलाई गई थी 5 मई 1789 ईस्वी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नवत कथनों पर विचार कीजिए। 5 मई 1789 को नए कर के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए वर्साय के महल में ए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। दूसरा है प्रथम एवं द्वितीय एस्टेट के 300 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। तृतीय एस्टेट के 400 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। और है हमारा किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 तो यहाँ पर सही दिया गया है कि किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। और क्या क्या सही दिया गया है कि 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए वर्साय के महल में स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। यह स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है, याद रखेंगे।
और क्या दिया गया कि प्रथम एवं द्वितीय स्टेट के 300 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया। तृतीय स्टेट के 400 प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया, यह स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, इसमें गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तीसरे स्टेट में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, याद रखना है 400 नहीं 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तीसरे स्टेट में क्या था दोस्तों, तीसरे स्टेट में 400 प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया था, यह स्टेटमेंट गलत दिया गया। यहाँ पर दिया गया कि तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि पीछे खड़े किए गए किसान, औरतों एवं कारीगरों को सभा में प्रवेश वर्जित था, याद रखना है। फिर भी उनकी शिकायतों एवं मांग के लिए 40,000 पत्रों को प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। नेक्स्ट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है, तो यह जीन जैकस रूसो की रचना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किस ए स्टेट के प्रतिनिधियों ने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित किया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित किया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। दूसरा है हमारा 30 जून 1789 को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। तीसरा है उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। इसका नेतृत्व मिराबियो और आबे सीए ने किया। करेक्ट आंसर 8 का क्या होगा, तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। यानी तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था और इसका नेतृत्व मिराबियो और आबे सीए ने किया था, यह भी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 ही सही है। नेक्स्ट है तीसरे स्टेट क्या है, नाम से एक प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका यानी पैम्पलेट किसने लिखा था, तो तीसरा स्टेट क्या है, यह पुस्तक किसने लिखा था, तो यह लिखा गया था आबे सीए के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, एक तरफ तिथियां दी गई है और दूसरी तरफ घटनाएं दी गई है इसमें, ठीक है। तो याद रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। यानी 1774 में क्या हुआ था, तो लुई 16 फ्रांस का राजा बना था। फिर क्या याद रखना है, 1789 में क्या हुआ था, तो 1789 में ए स्टेट जनरल का आह्वान किया गया था। फिर 1804 में क्या हुआ था, तो 1804 में जो था नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। इंपॉर्टेंट ये फैक्ट से याद रखना है। और 1815 में क्या हुआ था, वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई थी। करेक्ट आंसर की बात करें तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1 यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सही युग्म की पहचान कीजिए कि कौन सा युग्म इसमें सही दिया गया। तो 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने एवं मानवीय अधिकारों हेतु संविधान का निर्माण हुआ, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट इसमें ये। फिर याद रखना है कि 1792 से 93 जैकोबिन गणराज्य का पतन, फ्रांस गणराज्य बना, यह स्टेटमेंट इसमें सही है। 1814 में टेनिस कोर्ट की शपथ हुई, यह स्टेटमेंट इसमें जो दिया गया दोस्तों वह बिल्कुल गलत दिया गया। कब हुआ था, तो ये याद रखना है 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट में शपथ ली गई थी। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है भीड़ द्वारा बास्तिल किले का पतन कब किया गया था। इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है, तो याद रखना है कि बास्तिल किले का पतन किया गया था 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिस वक्त नेशनल असेंबली का प्रारूप तैयार हो रहा था, संपूर्ण फ्रांस आंदोलित हो रहा था। विद्रोह से बचने के लिए सम्राट ने पाव रोटी की कीमतों में कमी कर दी। तीसरा है कि कई जिलों में भय से आक्रांत किसानों ने ग्रामीण किलों पर हमला बोल दिया। चौथा, अंततः लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान कर दी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 3 और 4 इसमें सही दिए गए, जबकि 2 जो है दोस्तों यानी विद्रोह से बचने के लिए सम्राट ने पाव रोटी की कीमतों में कमी कर दी थी, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश कब पारित किया था। तो कब पारित किया, तो 4 अगस्त 1789 ईस्वी को पारित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड सवाल। कथन है हमारा कि नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। कारण दिया गया संविधान में सम्राट की शक्तियां यथावत बनी रही और इसे विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सही है, किंतु क्या है दोस्तों, कारण इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। दूसरा है, सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। तीसरा, 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक यानी मताधिकार माना गया जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। चौथा है, 25 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं भी मताधिकार की पात्र थी। शेष पुरुषों एवं महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया। सही आपको स्टेटमेंट पहचानना है कि सही स्टेटमेंट इसमें क्या है। तो याद रखना है इसमें सही स्टेटमेंट क्या है। तो इसमें 1, 2, 3 और 4 ये स्टेटमेंट इसमें जो दिए गए हैं बिल्कुल सही है। 5वां स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें गलत दिया गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में जाने जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानूनी बराबरी का अधिकार, ये सभी के सभी क्या है, नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लामी द पप्ल यानी जनता का मित्र नामक अखबार का संचालन किसके द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बुक से रिलेटेड सवाल आपको याद करके जाना है। हालांकि मैं पीडीएफ दे दूंगा दोस्तों, आप वहां से जाकर इस पूरे वीडियो का डिटेल देख सकते हैं। इसका अर्थ होता है जया पॉल मरा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का चित्र किसके द्वारा बनाया गया था। तो यह बनाया गया था ले बार्बिए के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ प्रतीक चिन्ह दिया गया, दूसरी तरफ पहचान। तो राजदंड जो था किसका प्रतीक, राजदंड जो चिन्ह था उसकी पहचान क्या थी। तो याद रखना है इसकी पहचान थी दोस्तों, शाही सत्ता का प्रतीक था राजदंड। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, यह किसका प्रतीक था। तो यह प्रतीक था दोस्तों समानता का प्रतीक था। छड़ों का बर्छीदार जो था गट्ठर, यह किसका प्रतीक था। तो यह एकता का प्रतीक था। टूटी हुई जंजीर, यह किसका प्रतीक था। तो दासों की आजादी का प्रतीक था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 किस में है। तो यह है ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ प्रतीक चिन्ह है और दूसरी तरफ पहचान। लाल फ्राइजियन टोपी, तो यह प्रतीक जो चिन्ह था किससे रिलेटेड था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना है यह जो प्रतीक चिन्ह था वह स्वतंत्रता के उपरांत दासों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी थी, उसे कहा जाता था लाल फ्राइजियन टोपी। नीला सफेद लाल, यह किसका प्रतीक था। तो फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है ये, नीला सफेद और लाल। और डैनो वाली स्त्री किसका प्रतीक था। तो कानून का मानवीय रूप जो था वो डैनो वाली स्त्री था। त्रिभुज के अंदर से रोशनी बिखरती आंख, यह किसका प्रतीक था। तो ज्ञान का यह प्रतीक था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी, यहाँ पे करेक्ट मैच है 1, 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना से रिलेटेड सवाल। आइए इससे रिलेटेड सवालों को हम लोग देखते हैं। तो सवाल है यहाँ पर दिया गया, थोड़ा सा सवाल यहाँ पर जो है दोस्तों कट गया है। सवाल है दोस्तों कि नेशनल असेंबली द्वारा प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की गई थी। यह घोषणा की गई थी 1792 ईस्वी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मार्सिले शब्द इंगित करता है। तो मार्सिले जो शब्द है वो फ्रांस का राष्ट्रगान है, वह इसको क्या करता है दोस्तों, इंगित करता है मार्सिले शब्द को। फ्रांस का राष्ट्र जो गान है वह मार्सिले कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है, फ्रांस के राष्ट्रगान मार्सिले के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसके रचनाकार कौन है। तो रॉजेट दी लाइन जो है दोस्तों इसके रचनाकार है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रांतिकारी युद्धों से जनता की भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ी, बिल्कुल सही है। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए, यह भी बिल्कुल सही है। और क्योंकि संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त था, यह भी स्टेटमेंट सही दिया गया। औरतों भी पुरुषों के साथ मोर्चे पर जाती थी, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें गलत दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जैकोबिन क्लब का नाम किसके नाम पर पड़ा था। तो यह नाम पड़ा था कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल जो है कथन से रिलेटेड सवाल दिया गया है।
कि कथन एक है कि जैकोबिन क्लब के सदस्य मुक्तः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, बिल्कुल सही है। कथन दो है कि इसमें छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, छपाई, घड़ी साज, पेस्ट्री बनाने वाले, दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। यह भी स्टेटमेंट इसमें सही दिए गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है कि जैकोबिन क्लब का मुख्य नेता कौन था, तो इसका मुख्य नेता था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 100 कुलौत के नाम से किस संगठन के सदस्य को जाना जाता था, तो याद रखना है जैकोबिन संगठन के सदस्य को 100 कुलौत के नाम से जाना जाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आपसे पूछा जा रहा है सही युग्म की पहचान कीजिए, तो कौन सा सही युग्म है, तो 100 कुलौत बिना ब्रीचेस वाले दंपति कहलाते थे, बिल्कुल सही है। घुटन्ना जो था वो क्या था, तो घुटने तक पहने जाने वाला ब्रीचेस था ये। और कॉन्वेंट क्या था, तो धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत थी, यह कॉन्वेंट कहलाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि 1792 की गर्मियों में महंगाई के कारण जैकोबियन ने विद्रोह की योजना बनाई, बिल्कुल सही है। विद्रोह के दौरान राजा को बंधक बनाकर जेल में डाल दिया गया, यह भी स्टेटमेंट सही है। नए चुनाव के लिए 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुष एवं महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, यह भी सही है। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया, यह भी स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, फ्रांस से राजतंत्र का अंत कब किया गया, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो फ्रांस से राजतंत्र का जो अंत हुआ था वह 21 सितंबर 1792 को हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लुई 16 को फांसी की सजा कब दी गई, तो लुई 16 को फांसी की सजा 21 जनवरी, याद रखेंगे 1793 ईस्वी को लुई 16 को फांसी की सजा दी गई थी, ये डेट याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट है ये। नेक्स्ट है, किस कालखंड को आतंक का युग कहा गया है, तो याद रखना है किस कालखंड को, तो 1793 से 94 का जो कालखंड था दोस्तों, उसे आतंक का युग कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, गिलोटिन से तात्पर्य क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है। गिलोटिन से क्या तात्पर्य है, तो गिलोटिन से तात्पर्य दो खंभों के बीच लटकती आड़े वाली मशीन, इसे क्या कहा जाता था, गिलोटिन कहा जाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फिर सूची जो है दोस्तों 2 से मैच कराना है। एक तरफ है मॉन्सियोर, मदाम, सीतोयन और सीतोइन, ये इस शब्द का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा 15 का, तो याद रखना है मॉन्सियोर का अर्थ होता है महाशय, मदाम का अर्थ होता है महोदया, सीतोइन का अर्थ होता है नागरिक और सीतोइन का अर्थ होता है नागरिका। क्या अर्थ होता है इसका अर्थ होता है नागरिकाई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल हो गया दोस्तों, इसको हाईलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट है, रोबेस्पियर को गिलोटिन यानी मृत्यु दंड कब दिया गया था, तो दिया गया था इनको जुलाई 1794 को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों को अधिकतम सीमा तक तय कर दी, बिल्कुल सही है। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया, यह भी बिल्कुल सही है। और अब महंगे सफेद आटे का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई, यह स्टेटमेंट इसमें जो दिया गया है दोस्तों बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4 इसमें सही दिए गए हैं, जबकि 3 इसमें क्या है दोस्तों गलत दिया गया। नेक्स्ट सवाल है कथन और कारण से रिलेटेड। कथन है कि जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई, तो यह बिल्कुल सही है। कारण इसका दिया गया है दोस्तों कि नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया, तो यह भी इसमें सही दिया गया है। लेकिन कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डायरेक्टरी कितने सदस्यों वाली कार्यपालिका थी, तो जो डायरेक्टरी थी दोस्तों वो याद रखना कि 7 सदस्यों वाली कार्यपालिका थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने किस सैन्य तानाशाह के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, नेपोलियन। अब हम लोग दोस्तों क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, इससे रिलेटेड सवालों को देखेंगे। तो सवाल है यहाँ पर
सवाल है यहाँ पर कि फ्रांसीसी सौदागर किस बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा बोर्द्रे या नान्ते। इस बंदरगाह से क्या करते थे फ्रांसीसी सौदागर अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड सवाल। कथन है कि 18वीं सदी में दास प्रथा का बहिष्कार किया गया। तो याद रखना है यह स्टेटमेंट जो इसमें दिया गया है यह गलत स्टेटमेंट है कि 18वीं सदी में दास प्रथा का बहिष्कार किया गया। कारण दिया गया कि दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरुद्ध के भय से नेशनल असेंबली ने कोई कानून पारित नहीं किया गया। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें सही दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। दूसरा है यह कानून एक छोटी अवधि तक ही लागू रहा। तीसरा है 20 वर्षों बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। चौथा है बागान मालिकों को अपने आर्थिक हितों के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 4 इसमें सही दिए गए हैं। यानी 1794 के कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया, यह सही है। और यह कानून एक छोटी अवधि तक ही लागू रहा, बिल्कुल सही है। चौथा क्या है कि बागान मालिकों को अपने आर्थिक हितों के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई, यह सही है। जबकि 20 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा का अंत कब किया गया। तो याद रखना है 1848 ईस्वी में अंतिम रूप से दास प्रथा का अंत किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गॉडेलोप और सैन डोमिंग किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध था। तो याद रखना है यह तंबाकू, नील, चीनी और कॉफी के लिए फेमस था। नेक्स्ट है निग्रो किस क्षेत्र के मूल निवासी थे। तो निग्रो याद रखना है सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी क्षेत्र के ये मूल निवासी थे निग्रो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो सवाल है क्रांति और रोजाना की जिंदगी से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। सवाल है कि देशभक्त कसरती दाब मशीन समाज में किस तरह का परिवर्तन लाना चाहती थी। तो याद रखना है न्याय के विचार को व्यवहार में बदलना, यह परिवर्तन लाना चाहती थी देशभक्त कसरती दाब मशीन। बास्तिल के विध्वंस के बाद कौन सा महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया। तो याद रखना बास्तिल के विध्वंस के बाद कौन सा नया कानून अस्तित्व में आया था। तो सेंसरशिप की समाप्ति किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। थर्ड नंबर सवाल है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया। इंपॉर्टेंट सवाल है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था। तो 1804 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। बिल्कुल सही है कि नेपोलियन जो था खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून पारित किए, बिल्कुल यह भी सही है। उसने दशमलव पत्ती पर आधारित मापतौल की एक समान प्रणाली चलाई, यह भी स्टेटमेंट सही दिया गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों, इसको हाईलाइट कर लेंगे कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। तो वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में। नोट्स ऑन द बंगाल रेनेसा के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार कौन है। तो शोभन सरकार जो है दोस्तों नोट्स ऑन द बंगाल रेनेसा के रचनाकार हैं। एक फॉर्मेट में नहीं आ पा रहा है, एक जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे मतलब एक कॉलम में जो है दोस्तों क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया कि कट चुका है, इसलिए थोड़ा देर आप वेट कीजिए, फिर से वैसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे एक कॉलम में ही। ठीक है, यहाँ 2 कॉलम में क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए सॉरी। थोड़ी देर बाद जो है दोस्तों यह सही हो जाएगा। फिलहाल हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति ने किन भारतीयों को प्रभावित किया था। तो याद रखना है टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय को फ्रांसीसी क्रांति ने प्रभावित किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो है दोस्तों अध्याय है वह है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति से रिलेटेड सवाल। पहला जो इसमें चैप्टर है एक्सरसाइज है वह है सामाजिक परिवर्तन का युग।
इनसे रिलेटेड सवालों को हम लोग देखेंगे। तो अब स्टार्ट हो चुका है, आइए हम इससे रिलेटेड सवाल को देखते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर एस्टेट और श्रेणियों में बटा हुआ था। तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज जो था मोटे तौर पर एस्टेट और श्रेणियों में बटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। यह भी स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद भी इस सामाजिक संरचना में कोई बदलाव नहीं दिखाई पड़ा। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें गलत दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड सवाल। कथन है हमारा कि उदारवादी वंश आधारित शासकों के अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। कारण इसका दिया गया कि वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट सवाल है कि रेडिकल समूह के संदर्भ में एक सत्य कथन का चयन कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है रेडिकल समूह के बारे में, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो रेडिकलवादी ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। बिल्कुल सही है। इनमें बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। यह भी स्टेटमेंट सही है। यह निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। यह भी स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करें। कौन सा गलत में है? तो ब्रिटेन चर्च ऑफ रोम यह था। यह स्टेटमेंट जो है इसमें गलत दिया गया। ऑस्ट्रिया जो था कैथोलिक चर्च था, इसमें बिल्कुल सही है। स्पेन में भी कैथोलिक चर्च था, बिल्कुल यह सही दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिकीकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में लगा दिया। काम के घंटे बहुत लंबे होते थे और मजदूरी बहुत कम होती थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आने पर बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। उदारवादी और रेडिकलवादी दोनों इन समस्याओं से बेखबर थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 इसमें सही दिए गए हैं, जबकि चौथा यानी उदारवादी और रेडिकलवादी दोनों इन समस्याओं से बेखबर थे। यह स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस के क्रांतिकारी तख्तापलट का प्रयास करने लगे थे। दूसरा, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। सही विकल्प का चयन करना। सही विकल्प क्या है? तो ए मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये दोनों के दोनों सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख रहे हैं दोस्तों कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए। पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ ही इन क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। यानी इतने क्वेश्चनों को कर लेने के बाद मुझे नहीं लगता है कि इससे रिलेटेड मतलब इससे बाहर कोई सवाल आएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। कारण दिया गया कि वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कथन भी सही है दोस्तों और कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इंडियाना प्रांत जो कि अमेरिका में है, एक नया समन्वय यानी न्यू हार्मोनी नामक नए समुदाय के रचना का प्रयास किसने किया था? तो यह प्रयास किया गया था रॉबर्ट ओवेन के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट द्वितीय इंटरनेशनल नामक संस्था किसके द्वारा बनाई गई थी? तो यह बनाया गया था समाजवादी के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्ल मार्क्स के अनुसार औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। बिल्कुल सही है। कार्ल मार्क्स के अनुसार औद्योगिक जो समाज है पूंजीवादी समाज था। मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। बिल्कुल सही है। उन्होंने भविष्य के समाज को साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट जो है रूसी क्रांति से रिलेटेड सवाल को दिया गया है इस बुक में। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सवाल है दोस्तों, चलिए हम रूसी क्रांति से रिलेटेड सवालों को देखते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो गया है दोस्तों।
सवाल है कि 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। दूसरा कि फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। कौन सा विकल्प सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों के दोनों यहाँ पर जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही दिए गए हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 1920 के दशक में रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे, तो याद रखना है सभी थे। फिनलैंड, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, लिथुआनिया, यूक्रेन, ये सभी के सभी रूसी साम्राज्य के क्या थे दोस्तों, हिस्सा थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सत्य है ये आपको पहचाना। तो 20वीं सदी की शुरुआत में रूसी आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी से जुड़ा था, यह स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है। दूसरा है कि रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता जीविका के लिए खेती पर निर्भर थी, यह भी स्टेटमेंट सही है। इस समय फ्रांस और जर्मनी की 75% आबादी खेती पर निर्भर थी, बिल्कुल स्टेटमेंट इसमें यह गलत दिया गया है। इस समय रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था, यह स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है बोल्शेविक खेमे का प्रमुख मुखिया कौन था। तो बोल्शेविक खेमे का प्रमुख मुखिया था लेनिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल्शेविक खेमे का मानना था कि पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सही दिया गया है। मेनसेविकों का मानना था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए, यह भी स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी यानी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक भ्रमिक वर्कर्स है, तो यहाँ श्रमिक होगा, भ्रमिक नहीं होगा। पार्टी का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन किया गया था 1898 ईस्वी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि निम्नवत कथनों पर विचार करें। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। बिल्कुल सही है कि 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर दिया, यह भी स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल जो है कथन और कारण से रिलेटेड सवाल है। कथन है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में रूस में औद्योगिक कारखानों की संख्या में वृद्धि दिखाई देती है, तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों। कारण दिया गया कि उस समय रूसी उद्योग में विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण कोयला उत्पादन में 2 गुना एवं स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी, तो यह भी स्टेटमेंट मतलब कारण इसका सही दिया गया। और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रूस के किसान समय समय पर अपनी जमीन किन्हें सौंपते थे। तो याद रखना है कम्यून यानी मीड को सौंपते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ शब्द दिया गया और उसका अर्थ। तो जदीदी का अर्थ क्या होता था। तो इसका अर्थ होता था मुस्लिम सुधारवादी। कम्यून का अर्थ क्या होता था। तो कम्यून का अर्थ होता था मीड। ड्यूमा का अर्थ क्या होता था। तो ड्यूमा का अर्थ होता था संसद। याद रखना है, सॉरी यहाँ पे ड्यूमा का अर्थ क्या होता था। तो ड्यूमा का अर्थ संसद होता था। और रूसी स्टीम रोलर का अर्थ क्या होता था। तो शाही सेना इसका अर्थ होता था। करेक्ट आंसर की बात करें तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, बीबीआई सवाल है। तो खूनी रविवार की जो घटना घटित हुई थी वह 1905 में हुई थी, जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस के सामने पहुंचा तो पुलिस और कॉसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सर्वप्रथम ड्यूमा का गठन कब किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सर्वप्रथम ड्यूमा का गठन किया गया था 1905 में। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1914 में 2 यूरोपीय खेमों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ, तो यह बिल्कुल सही है, सभी को मालूम होगा। एक खेमे में जर्मनी ऑस्ट्रिया तुर्की यानी केंद्रीय शक्ति थी, बिल्कुल यह भी स्टेटमेंट सही है। दूसरे खेमे में फ्रांस ब्रिटेन रूस इटली और रोमानिया थे, यह भी सही है। पुर्तगाल यूक्रेन एस्तोनिया बाद में केंद्रीय शक्तियों के साथ जुड़े, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें गलत दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट है सेंट पीटर्सबर्ग का नाम
बदल कर क्या रखा गया था, तो इसका नाम बदल कर रखा गया था पेट्रोग्राद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन इसमें सही है? तो 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी, बिल्कुल सही है। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे, बिल्कुल सही है कि 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती सेनाओं ने फसलों और इमारतों को नष्ट कर डाला, यह भी बिल्कुल सही है। और फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 60 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गए, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें गलत दिया गया। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाल पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति से रिलेटेड, इससे सवालों को हम लोग देखते हैं। सवाल है यहां पर मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ घटनाएं दी गई है, तिथि दिया गया, दूसरी तरफ क्या दिया गया? घटनाएं। तो 1905 में क्या हुआ था? तो 1905 में हुआ था खूनी रविवार, याद रखना है ये डेट आपको। 1918 से 20 के बीच में क्या हुआ था? तो यह गृह युद्ध चला था, याद रखना है। 1919 में क्या हुआ था? 1919 में हुआ था कॉमिंटर्न का गठन किया गया था, 2 होगा इसका। और 1929 में क्या हुआ था? तो सामूहिकीकरण की शुरुआत की गई थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, वहां से आप इसका डिटेल देख सकते हैं। देखिए डिटेल में कितने अच्छे से यहाँ पर दिया गया है सभी को। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1898 ईस्वी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे, यह जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मजदूरों के जो क्वार्टर और कारखाने थे नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी, यह स्टेटमेंट भी सही दिया गया। ड्यूमा की बैठक वाला महल नेवा नदी के दाएं किनारे पर था, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें गलत दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया, बिल्कुल सही है। 26 फरवरी को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए, यह भी सही है। 28 फरवरी को विद्रोही ने पुलिस मुख्यालय पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया, यह स्टेटमेंट गलत दिया गया है। विद्रोहियों को कुचलने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त घुड़सवारों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 इसमें सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है पेट्रोग्राद सोवियत की प्रथम बैठक कब आहूत की गई? तो इसकी प्रथम बैठक बुलाई गई थी 1917 में। नेक्स्ट है राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में कब आया? तो कब आया था दोस्तों? तो यह आया था, याद रखना, यह आया था फरवरी 1917 में। नेक्स्ट जो सवाल है वह है कि सेलिब्रेटिंग वीमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है चॉय चैटर्जी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सही युग्म पहचानिए, कौन सा युग्म सही है इसमें? तो याद रखना है सोवियत रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन, बिल्कुल सही है। कॉमिंटर्न यह क्या था? तो कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था, यह भी स्टेटमेंट सही है। औरोरा जो था यह जाड़ का महल था, तो औरोरा जो था वो जाड़ का महल नहीं था बल्कि क्या था? यह एक युद्धपुत था। लेनिन की अप्रैल थीसिस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो याद रखना है मजदूर सहित प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही घोषित किया जाए, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फरवरी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है? तो याद रखना कि 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई, बिल्कुल सही है। अगले दिन इन मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्री के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान किया, यह भी सही है। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी, यह भी सही है। इस दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया, यह भी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? तो यह किया गया था लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये
VBI सवाल है, हाईलाइट कर लेंगे दोस्तों इसको। नेक्स्ट, अक्टूबर के बाद का क्या बदला हुआ। अक्टूबर के बाद क्या बदला, ये जो है इससे रिलेटेड सवाल दिया गया है। आइए इससे रिलेटेड सवाल को देखते हैं। फर्स्ट जो सवाल है वो सूची 1 को सूची क्या करना है, 2 से मैच कराना है। इसमें भी कट चुका है दोस्तों, तो थोड़ा इसके लिए सॉरी। 2 कॉलम में आंसर आ रहा है, इसलिए थोड़ा छोटा आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन करने से मतलब है, कंटेंट पर फोकस कीजिए। कंटेंट इसमें कितने अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। हालांकि PDF तो मैं आपको इसका दे ही दूंगा। नेक्स्ट है सूची 1 से, सूची 1 में दिया गया शब्द और दूसरी तरफ है इसका अर्थ। सवाल है कि बुदियो नोक्का, यह इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सोवियत टोपी। रेड्स, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है बोल्शेविक। ग्रीन्स, इसका अर्थ क्या होता है, तो सामाजिक क्रांति। और व्हाइट्स का अर्थ क्या है, तो जाट समर्थक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4, बी का होगा 3, सी का होगा 2 और डी का क्या हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया। याद रखना है रूसी कम्युनिस्ट पार्टी इसका नाम रख दिया गया था। नेक्स्ट है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब हुई थी, तो इसकी संधि हुई थी मार्च 1918 में। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ सोवियत कलेक्टिव फॉर्म नामक पुस्तक का लेखन कार्य किसने किया, तो यह किया था फेदोर बेलोव के द्वारा। नेक्स्ट है कोलखोज शब्द का तात्पर्य क्या है, तो कोलखोज शब्द का तात्पर्य सामूहिक खेती। 6 नंबर सवाल है कि बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। बिल्कुल सही है कि बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था, यह भी स्टेटमेंट सही है। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया था, यह भी सही है। किसानों को सत्ता सामंतों होगा यहाँ, सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई, यह भी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर क्या है दोस्तों, फिर मैच कराना है। एक तरफ लेखक दिया गया है और उनकी पुस्तक। बात करें हम दोस्तों शौकत उस्मानी, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिक ट्रिप्स ऑफ अ रेवोल्यूशनरी। ये इनकी पुस्तक है। एम एन रॉय की पुस्तक का नाम क्या है, तो याद रखना है मेमोयर्स जो है एम एन रॉय की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है ये सभी के सभी पुस्तक। सर्ज सेममान, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है ए कॉज ऑफ ए नेटिव लैंड टू सेंचुरी ऑफ अ रशियन विलेज। फेदोर बेलोव की पुस्तक का नाम क्या है, तो द हिस्ट्री ऑफ सोवियत कलेक्टिव फॉर्म, यह इनकी पुस्तक का नाम है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव, इससे रिलेटेड सवाल दिया गया है। आइए सवालों को हम लोग देखते हैं। उससे पहले दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे दोस्तों। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। सवाल है कि निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान करें। पहला है कि R.M. अवस्थी, तो रशियन रेवोल्यूशन नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया था, बिल्कुल सही है ये। HD विद्यालंकार, द रिबर्थ ऑफ रशिया, इनके द्वारा लिखा गया था, बिल्कुल सही है। शौकत उस्मानी, द रेड रेवोल्यूशन, इनके द्वारा लिखा गया था, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मॉस्को बाकी यूरोपीय राजधानियों के मुकाबले कम साफ सुथरा दिखाई देता है। सड़क पर भागा भाग में लगा कोई व्यक्ति सम्राट नहीं लगता, सारी जगह मजदूरों की ही है। खाली स्थान अधोलोकित कथन किस विचारक के हैं, तो यह विचारक कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, VBI सवाल है, हाईलाइट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूस में कम्युनिस्ट पार्टी की सफलता में बहुत से अन्य देशों जैसे इंग्लैंडो में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया, बिल्कुल सही है। सोवियत संघ के अलावा भी कुछ देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविक द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्न में हिस्सा लिया, यह भी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है नाजीवाद और हिटलर का उदय से रिलेटेड सवाल।
तो आइए इससे रिलेटेड सवालों को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे भी कट चुका है दोस्तों, सॉरी इसके लिए। फर्स्ट जो इसमें सवाल है, वाइमर गणराज्य का जन्म से रिलेटेड सवाल है, इसमें पूछा गया है। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड सवाल क्या दिया गया है। सवाल है कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों किया? तो याद रखना है, मित्र राष्ट्रों के डर से आत्महत्या किया था हेलमुट के पिता ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, बिल्कुल सही है। हिटलर और उनके प्रचार मंत्री ग्लोबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर लिया था, यह भी स्टेटमेंट सही है। युद्ध समाप्त होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अदालत स्थापित किया गया, यह भी सही है। सैन्य अदालत द्वारा हिटलर को मृत्यु दंड की सजा दिया गया, यह स्टेटमेंट इसमें क्या दिया गया है? गलत दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है कि 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी का एक ताकतवर साम्राज्य था। कथन 2 है कि उसने ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर 3 का क्या होगा दोस्तों? 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी ऑप्शन सी क्या है? कथन दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए। यहाँ ऑस्ट्रेलियाई नहीं होगा दोस्तों, ऑस्ट्रिया होगा, याद रखना है। क्या होगा? ऑस्ट्रियाई होगा, ठीक है। 4 नंबर है कि द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध में जर्मनी ने यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को शिकार बनाया, बिल्कुल सही है। इस युद्ध में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी एवं 60 लाख पोलैंड के नागरिक मारे गए, बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग 1 लाख जर्मन नागरिक भी मार डाले गए, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। नेक्स्ट है, वाइमर गणराज्य से संबंधित अनुच्छेद 48 के विषय में विचार करें, कौन सा सही है? इसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने का अधिकार था, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को नागरिक अधिकार रद्द करने का अधिकार था, यह भी सही है। राष्ट्रपति को अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का अधिकार था, यह भी स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नाजी सत्ता के प्रदर्शन हेतु न्यूरेमबर्ग शहर में रैली का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था 1936 में। नेक्स्ट है, घेटो शब्द से तात्पर्य क्या है? तो घेटो शब्द से तात्पर्य किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखना, यह कहलाता था घेटो। नेक्स्ट है, सिनगॉग शब्द क्या इंगित करता है? तो याद रखना, यहूदी प्रार्थना गृह को सिनगॉग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, कई एग्जामों में यह सवाल पूछा भी जा चुका है। होलोकास्ट से तात्पर्य क्या है? तो होलोकास्ट से तात्पर्य क्या होता है? तो महाध्वंस इसका तात्पर्य होता है होलोकॉस्ट का, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखेंगे। 10 नंबर सवाल है, कथन और कारण से रिलेटेड सवाल, कि वाइमर में कथन दिया गया कि वाइमर में राष्ट्रीय सभा की बैठक के दौरान एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया, बिल्कुल सही है ये तो। कारण दिया गया कि साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग से वहां की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए ढांचे में ढालने का अवसर दिया गया, यह भी सही है। लेकिन कारण जो है दोस्तों, कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, वर्साई संधि की शर्तों पर विचार कीजिए। मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों, इसको हाईलाइट करेंगे। वर्साई की संधि काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कि वर्साई में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए कठोर एवं अपमानजनक थी, बिल्कुल सही है ये तो। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार एवं 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। इसका स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें। तो यह भी जो है दोस्तों इसमें सही दिया गया। और मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मन सेना भंग कर दी गई, यह भी स्टेटमेंट सही है। जबकि 4th गलत दिया गया, जर्मनी पर 10 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें गलत दिया गया। केवल इसमें 1, 2 और 3 ही सही हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सवाल कि नवंबर के अपराधी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो यह किया गया था वाइमर गणराज्य के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे यह पूछा रहा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति के तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग का गठन हुआ, बिल्कुल सही है। बहुत सारे शहरों में
मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई, बिल्कुल यह सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मुख्य औद्योगिक क्षेत्र रूड़ किस देश में संबंधित है? यह जर्मनी में रूड़ प्रदेश। भारत का रूड़ किसे कहा जाता है? तो याद रखना यह कहा जाता है झारखंड को। तो यह भी चीज आपको याद रखना है कि भारत का रूड़ प्रदेश किसे कहा जाता है? झारखंड को कहा जाता है, याद रखेंगे। और वैसे ये रूट जगह है कहाँ पर? तो यह जर्मनी में। इसी से कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कथन से रिलेटेड और कारण से रिलेटेड सवाल। कथन है, जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़ी मात्रा में कागजी मुद्रा छापना शुरू किया। कारण इसका दिया गया है क्या दोस्तों? तो सबसे पहले तो कथन सही है। इसका कारण दिया गया कि जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें सही दिया गया है। और लेकिन कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अमेरिका द्वारा डॉप्स योजना का गठन क्यों किया गया था? तो इस योजना का गठन किया गया था जर्मनी को आर्थिक संकट से बचाने के लिए। नेक्स्ट है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कब धाराशाही हो गया? तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो था वो 1929 में धाराशाही हो गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हिटलर के उदय से रिलेटेड सवाल। आइए इस रिलेटेड सवालों को हम लोग देखते हैं। उससे पहले दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। सवाल है, जर्मन तानाशाह हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। कब हुआ था इसका जन्म? तो याद रखना है 1889 में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिटलर ने 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे समूह की सदस्यता ली थी। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों कि हिटलर ने 1909 में जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे समूह की सदस्यता ली थी। इस संगठन पर नियंत्रण करने के उपरांत उसे इसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। बिल्कुल सही है। इस पार्टी को बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। यह भी सही है। और गलत दिया गया कि 1920 में हिटलर ने बवेरिया एवं बर्लिन पर विजय अभियान के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। यह स्टेटमेंट गलत दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। कौन सा गलत है? तो याद रखना, स्वास्तिक छाप नीला झंडा नाजियों की पहचान थी। सही। यह जो स्टेटमेंट दिया गया है यह गलत दिया गया है। इसमें लाल नहीं, स्वास्तिक तो छाप था लेकिन लाल नहीं था, नीला नहीं लाल झंडा था। याद रखेंगे। राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग द्वारा हिटलर को चांसलर का पद भार संभालने का न्योता कब दिया गया? तो याद रखना है कब दिया गया था? 30 जनवरी 1933 को। इंपॉर्टेंट सवाल है और VVIP सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 28 फरवरी 1933 को जारी अग्नि अध्यादेश यानी फायर डिक्री के जरिए नागरिक अधिकारों को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया। तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया था। बिल्कुल सही है। नाजी शासन में ने कम्युनिस्टों के अलावा कुल 52 किस्मों के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया गया। बिल्कुल यह सही है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विशेषाधिकार अधिनियम यानी इनवेलिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 3 मार्च 1933 को। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। शब्द है, एक तरफ उसका अर्थ। एस ए शब्द किसको संदर्भित है? तो याद रखना है इसका अर्थ होता है स्टॉर्म ट्रूपर्स को। गेस तापो क्या है? तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है गुप्तचर राज्य पुलिस। इंपॉर्टेंट है और VVI ये सवाल है, याद रखना है। SS क्या था? तो SS क्या था दोस्तों? तो यह अपराध नियंत्रण पुलिस था। SD क्या था? तो यह सुरक्षा सेवा था। करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी किसको दिया था? तो यह दिया गया था वाइमर साख्त को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है? हिटलर ने 1933 में लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ दिया। बिल्कुल सही है। 1936 में इसने राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। यह भी स्टेटमेंट इसमें जो है दोस्तों सही दिया गया। और 1938 में ऑस्ट्रिया को एवं उसके बाद चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। यह भी स्टेटमेंट सही दिया गया। इस दौरान इंग्लैंड एकमात्र उसका विरोधी बना रहा। यह स्टेटमेंट गलत दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका क्यों शामिल हुआ था? याद रखना, जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमले के कारण जो था द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ था।
फिर है नाजियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था, इससे रिलेटेड सवाल। आइए सवालों को देखते हैं। सवाल है कि नाजी विचारधारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है। तो इस विचारधारा में सभी को बराबरी का अधिकार था, ये तो स्टूडेंट पहले ही गलत हो गया। इस नजरिए में ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले, नॉर्डिक, जर्मन, आर्य समाज सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर थे, बिल्कुल सही है। यहूदियों को आर्यों का सबसे बड़ा एवं कट्टर शत्रु माना जाता था, बिल्कुल सही है। हिटलर की नस्ली सोच डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी, बिल्कुल यह भी सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 और 4 इसमें सही दिए गए। नेक्स्ट है अति जीविता का सिद्धांत यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने दिया था। मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने दिया था ये इस सिद्धांत को, तो यह दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मेन कैंप नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार कौन है, हिटलर है। नेक्स्ट है न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार 1935 से संबंधित प्रावधानों में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो गलत कथन, यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने की छूट दी गई, यह स्टेटमेंट इसमें गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सत्य युग्म की पहचान कर रहा है, कौन सा सत्य है इसमें। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहिष्कार 1933-39 में हुआ, दरबाबंदी 1940 से 44 तक, यह स्टेटमेंट सही है। सर्वनाश जो था 1944 के बाद, यह स्टेटमेंट गलत दिया गया। सर्वनाश जो था 1941 के बाद हुआ था, याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है आपका कि 1933 से 1938 तक नाजियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, बिल्कुल सही है। उन्हें पोलैंड ले जाकर गैस चैम्बरों में मार देने की राजनीति बनाई, तो यह भी बिल्कुल सही है। पराजित पोलैंड को सहायता दी गई, बिल्कुल गलत है यह। पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़ कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया, यह भी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाजी जर्मन में युवाओं की स्थिति क्या थी, इससे रिलेटेड सवालों को हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है सवाल कट चुका है, तो हम फिर से वही काम करेंगे। सवाल है कि नाजी यूथ लीग का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 1922 में। नेक्स्ट है 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नाजी युवा संगठन को किस नाम से जाना जाता था, तो इसे युंग फॉर्म के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट सवाल है सूची 1 और सूची 2 को मैच कराना, एक तरफ घटनाक्रम है और वर्ष दिया गया है। तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था, ये डेट आपको याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। तो 1 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। जर्मनी द्वारा आत्मसमर्पण कब किया गया था, तो याद रखना जर्मनी द्वारा आत्मसमर्पण किया गया था 9 नवंबर 1918 को। वर्साई की संधि कब हुई थी, बहुत ही वीवीआई सवाल है दोस्तों। वर्साई की संधि कब हुई थी, तो वर्साई की संधि हुई थी 28 जून 1909 को। ये सारे के सारे जो डेट है मोस्ट वीवीआई डेट हैं दोस्तों, याद रखेंगे। हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर कब बना था, यह बना था 30 जनवरी 1933 को। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। अच्छे जर्मन बच्चों को नाजी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, बिल्कुल सही है। नस्लीय विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम शामिल किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। हिटलर का मानना था कि जूडो, कराटे एवं तलवारबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है, बिल्कुल गलत है ये। बच्चों को सिखाया गया कि वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत करें तथा हिटलर की पूजा करें, यह बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड राइक नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है W. साइरर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। घटनाक्रम है और तिथि। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दूसरे विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, वह कब हुआ था, तो याद रखना है 1 सितंबर 1939 को दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। यहूदियों का कत्लेआम कब प्रारंभ किया गया था, तो याद रखना है इसका कत्लेआम प्रारंभ किया गया था 23 जून 1941 को। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की भागीदारी कब अमेरिका इसमें शामिल हुआ है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो अमेरिका शामिल हुआ था 8 दिसंबर 1941 को। और यूरोप में मित्र राष्ट्रों का विजय कब हुआ था, तो 8 मई 1945 को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
ए का 4 हो जाएगा, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेखक द्वारा रचित पुस्तकों को सही युग्म की पहचान करें। एक तरह से अर्नेस्ट हीमर, इनके द्वारा डेयर गिफ्ट प्लीज नामक पुस्तक लिखा गया, बिल्कुल सही है। अल्वीरा बाउअर, इनके द्वारा ट्राउ की नेम जुड आउफ ग्रूनर हिद इल बिल्दर वुस फुर ग्रॉस उन्द क्योम, यह भी सही दिया गया। डब्ल्यू साइरर के द्वारा फ्यूडर लिखा गया, यह स्टेटमेंट गलत दिया गया। नेक्स्ट हमारा सवाल है, नाजी महिलाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिटलर के अनुसार राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, बिल्कुल सही है। नस्ली तौर पर वांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिया जाता था, बिल्कुल सही है। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का 6 एवं 8 या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले माँ को क्रमशः चांदी और सोने का तमगा दिया जाता था, बिल्कुल सही है। सामान्यतः अवांछित बच्चे को जन्म देने वाली माँ को दंडित नहीं किया जाता था, बिल्कुल स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा रुक जाइए आप। हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन गलत है? तो इवैक्यूएशन खाली करना का आशय धर्मांतरण से था, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाजी शासन ने भाषा और मीडिया का प्रयोग लोगों या शासन का समर्थन हासिल करने के लिए किया था, बिल्कुल सही है। नाजी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, रेडियो पोस्टरों, फिल्मों एवं इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था, यह भी सही है। यहूदियों के प्रति घृणा की सबसे कुख्यात फिल्म एटर्नल ज्यू यानी अच्छा यहूदी थी, बिल्कुल सही है। यहूदियों को केचुआ, चूहा और कीड़ा आदि जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था, यह भी बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध, इससे रिलेटेड सवाल है कि पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढने आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था, खाली स्थान नामक कविता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है पादरी निम्योलर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सालर्ट बेराट। नेक्स्ट है, किस भारतीय विचारक एवं स्वतंत्रता सेनानी ने हिटलर को पत्र लिखा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और ये VVI सवाल भी है। नेक्स्ट है, महाध्वंस यानी होलोकॉस्ट से तात्पर्य है क्या है? तो नाजी कत्ले आम। तो दोस्तों आज हम यहीं पर करते हैं। इसका जो मतलब PDF है, मैं आपको पूरा PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। फिलहाल हम लोग जो है दोस्तों अध्याय 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद का अध्याय मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। टोटल जो अध्याय इसमें दिए गए हैं आप देख सकते हैं, टोटल जो इसमें अध्याय दिए गए हैं दोस्तों वो कितने हैं? तो इसमें जो अध्याय दिए गए हैं वो 5 अध्याय दिए गए हैं। तो अध्याय 4 और 5 मैं छोड़ रहा हूँ, इसका PDF मैं दे दूंगा। बाकी अध्याय 1 मतलब अध्याय 1, 2 और 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों और बोरिंग भी लगने लगेगा, इसलिए मैंने केवल अध्याय 1, 2 और 3 को डिस्कस कर दिया और अध्याय 3, 4 और 5 को मैंने स्किप कर दिया। हालांकि ये पूरी अध्याय का जो है दोस्तों मतलब समकालीन भारत और समकालीन विश्व जो कि क्लास 9th NCERT की जो बुक है, इसका पूरा PDF जो है दोस्तों डिटेल में आपको मैं दे दूंगा, तो आप यहाँ से देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में, और एक से एक कंटेंट मैं आपके लिए ढूंढ कर ला रहा हूँ ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से हो, आप लोग का एग्ज़ाम अच्छे से जाए, आप लोग परीक्षा में जो है दोस्तों सफल हो जाएं इस बार। तो और उससे पहले दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? अगले क्लास में हम लोग कक्षा जो 10 है यानी क्लास 10th के भारत और समकालीन विश्व जो खंड 2 है उससे रिलेटेड हम लोग सवालों को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।